कक्षा 7 में पढ़ने वाले सभी बच्चों का हम अपनी विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। हम नवीं इकाई पढ़ रहे हैं। जीवों में परिवहन किस तरह होता है, क्या आवश्यकता है परिवहन की, मानव एक परिवहन तंत्र किन किन भागों से मिलकर बना हुआ होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। हृदय, रक्त प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। कणिकाएँ 3 तरह की हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। क्या कैसी उनकी संरचना होती है, क्या उनके कार्य होते हैं, यह सारी चीज़ें अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे कि जो रुधिर का दूसरा हिस्सा होता है, कणिकाओं के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम दूसरा हिस्सा जो होता है रुधिर का प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है और इसकी संरचना कैसी होती है। रुधिर प्लाज्मा की हम बात करें तो यह एक हल्का पीला, साफ, चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। यह रुधिर का लगभग 55 से 60% भाग होता है। रुधिर का 55 से 60% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। बाकी 45 से 40% भाग कणिकाएँ होती हैं। सामान्य रूप में इसमें जो प्लाज्मा है इसमें 90% जल होता है और 10% अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण, किसके कारण? रुधिर में पाए जाने वाले अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण रुधिर का जो प्लाज्मा होता है वह क्षारीय होता है, इसलिए रुधिर भी क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। कार्बनिक पदार्थों में अनेक कार्बनिक पदार्थ रक्त में पाए जाते हैं, इस प्लाज्मा में घुले रहते हैं। उनमें प्रोटीन्स, ग्लूकोज, वसा अम्ल, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें भी इसी प्लाज्मा में घुली रहती हैं, जो कि प्लाज्मा के साथ पूरे शरीर में परिवाहित होती रहती हैं। आपने जाना कि जो रुधिर जो कि लाल रंग का बहता हुआ तरल पदार्थ दिखाई देता है, उसमें भी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है जो विभिन्न पदार्थों का पूरे शरीर में परिवहन करता है। रुधिर क्या है? रुधिर एक तरल, जो कणिकाएं हैं वो कोशिकाएं होती हैं और प्लाज्मा जो है वो तरल होता है। तो तरल और कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ यह ऊतक जो है वह संयोजी ऊतक कहलाता है। यह तरल होता है, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, जो कि विभिन्न पदार्थों को पूरे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। रुधिर जमता कैसे है और रुधिर के जमने से फायदा क्या है? जब किसी शरीर के किसी भाग में कोई कट फट लग जाता है तो वहाँ रुधिर बहने लगता है। इसका कारण है कि जो रक्त नलिकाएं हमारे शरीर में फैली हुई हैं, उनके कटने से यह रक्त हमारे शरीर से बाहर निकलने लगता है। बहता हुआ रक्त थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गाढ़ा हो जाता है और अंत में एक जगह पर एक परत की तरह कटे स्थान के ऊपर जम जाता है, परत जम जाती है। लेकिन दुर्घटनाओं की स्थिति में जब रक्त का बहाव, जब ज़्यादा बड़ी चोट लग जाए तो रक्त का बहाव जमने की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, जिससे निरंतर रक्त बहने की स्थिति में मृत्यु की संभावना रहती है कि व्यक्ति मृत हो सकता है। तो रक्त का जमना क्या है कि जो यह परत बना लेता है, कहीं भी कटता फटता है तो धीरे धीरे परत जम जाती है और रुधिर बहना बंद हो जाता है। अगर न बंद हो तो क्या हो? व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। कैसे जमता है यह रुधिर? यह जान लें कि रुधिर का जो जमना है यह एक रासायनिक क्रिया है। इसमें होता क्या है जाने? रुधिर जमने की संपूर्ण प्रक्रिया में विभिन्न कई चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले क्षतिग्रस्त जो स्थान है शरीर का, उस स्थान की जो रुधिर केशिकाएं होती हैं वह फट जाती हैं और रुधिर बहकर वायु के संपर्क में आ जाता है। क्षतिग्रस्त ऊतकों के रुधिर में उपस्थित जो प्लेटलेट, हमने कणिकाओं में पढ़ा था, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। तो क्षतिग्रस्त जो ऊतक होते हैं उनके रुधिर की जो प्लेटलेट्स होती हैं वह विघटित हो जाती हैं और उनके विघटित मतलब टूट जाती हैं
और उनके टूटने से एक तत्व बनता है जिसे प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन नामक निष्क्रिय प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाती है। मतलब बच्चों, वह जो प्लेटलेट्स कणिका है जब वह टूटती है तो उससे एक केमिकल निकलता है और वह केमिकल प्लाज्मा में एक प्रोटीन होती है फाइब्रिन। उस फाइब्रिन प्रोटीन को, जो एक निष्क्रिय प्रोटीन है, उस फाइब्रिन प्रोटीन को, फाइब्रिनोजन प्रोटीन को फाइब्रिन में बदल देता है। निष्क्रिय प्रोटीन का नाम क्या होता है? फाइब्रिनोजन। और जब वह प्लेटलेट्स के रासायनिक पदार्थ उसमें मिल जाता है तो वह बदल जाता है फाइब्रिन में, और यह रेशे की भांति होती है जो फाइब्रिन होती है, और अनेक फाइब्रिन के रेशे जो क्षतिग्रस्त स्थान है उसके ऊपर जाल के रूप में जम जाते हैं। इन रेशों में जो रक्त कणिकाएँ हैं, आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, वह फंस जाती हैं, जैसे चाय पत्ती में फंस जाती है छलनी में। उसी तरह जब ये जाल बना लेती हैं फाइब्रिन के रेशे, तो वह रुधिर कणिकाएँ उसी में आगे फंस जाती हैं, उलझ जाती हैं और क्षतिग्रस्त स्थान पर लाल थक्का जम जाता है और रक्त का बहना रुक जाता है। थोड़े समय बाद क्षतिग्रस्त स्थान से फाइब्रिन जाल से एक हल्के पीले रंग का द्रव बाहर निकलता है। यह जो द्रव होता है इसे सीरम कहते हैं या यही प्लाज्मा होता है। आगे अगला टॉपिक हमारा है रुधिर वर्ग। तो आपको यह समझ में आ गया कि रुधिर जमता क्यों है, कैसे जमता है। अब देखते हैं रुधिर वर्ग। शरीर में जब रक्त की कमी होती है, जब कोई व्यक्ति घायल होता है या उसका ऑपरेशन होता है, तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर घायल के शरीर में रक्त चढ़ाता है, खून चढ़ाता है। इसके लिए पहले डॉक्टर रक्त देने वाले की रुधिर वर्ग की जानकारी करता है। ब्लड की टेस्ट होती है कि कौन खून दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। इस संबंध में यह जो जानकारी थी कि रुधिर का वर्ग होता है, इसके संबंध में सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर 1868 से 1943 ईस्वी इनका जीवन काल था। कौन, किसका? कार्ल लैंडस्टीनर का नाम के वैज्ञानिक थे। उनकी खोज के फलस्वरूप यह पता चला कि रुधिर देने वाले तथा लेने वाले दोनों व्यक्तियों का जो रक्त वर्ग है वह एक समान होना चाहिए। यदि दोनों के रुधिर वर्ग समान नहीं होंगे तो क्या होगा? रक्त देने वाले और रक्त लेने वाले के रक्त में पहुंचकर रुधिर का थक्का बना देगा। जो रक्त दे रहा है उसने दे दिया, लेकिन जो ले रहा है, जब वह रुधिर उस लेने वाले व्यक्ति के शरीर में पहुंचेगा तो उसके जो शरीर में रुधिर है, खून है, वह थक्के के रूप में जम जाएगा अगर वह एक वर्ग का नहीं रहेगा तो जब जम जाएगा तो रुधिर का प्रवाह बंद हो जाएगा और इस अवस्था में जो व्यक्ति रक्त ले रहा है वह मर जाएगा। ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों प्रत्येक व्यक्ति के रक्त में अंतर होता है? लैंडस्टीनर की खोज में यह बताया गया कि मनुष्य के रुधिर में दो तरह की प्रोटीन पदार्थ पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण बात, क्यों रक्त जम जाता है, क्यों वर्ग का ध्यान रखना जरूरी है। लैंडस्टीनर ने बताया कि मनुष्य के रुधिर में दो तरह की प्रोटीन पदार्थ पाए जाते हैं। पहला होता है प्रतिजन, जिसे एंटीजन कहा जाता है, और दूसरा पदार्थ होता है एंटीबॉडी, जिसे कहते हैं प्रतिरक्षी। तो कौन कौन से दोनों प्रोटीन होती हैं? एक होता है एंटीजन यानी प्रतिजन, दूसरा होता है एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी। तो प्रतिजन जो है वह लाल रुधिर कणिकाओं की जो जीव कला है उनकी, चूँकि वह एक कोशिका होती है ना लाल रुधिर कणिका, तो उसकी जो जीव कला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी बाहरी सतह पर यह प्रतिजन लगा रहता है। किस पर लगा रहता है? लाल रुधिर कणिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर यह प्रतिजन एंटीजन लगा रहता है। और यह जो एंटीजन होते हैं यह दो तरह के होते हैं। एक को एंटीजन ए कहा जाता है, दूसरे को एंटीजन बी कहा जाता है। दो तरह के एंटीजन मिले हमको, एक को एंटीजन ए और दूसरे को एंटीजन बी।
दोनों तरह के एंटीजन कहाँ होते हैं? जो आरबीसी की झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसी पर यह जुड़े रहते हैं। ठीक। एंटीजन को हम डिनोट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर ए और बी के संकेत का प्रयोग करते हैं दिखाने के लिए। अब दूसरी प्रोटीन की बात कर ली जाए। एंटीजन प्रतिजन की बात हो गई, कहाँ रहता है और कितने प्रकार का होता है। एंटीबॉडी की बात करें तो जो एंटीबॉडी होता है, प्रतिरक्षी होता है, वह रुधिर के प्लाज्मा में घुला रहता है। यह भी दो तरह के होते हैं। जो एंटीबॉडी हैं, जैसे एंटीजन दो तरह के थे, वैसे एंटीबॉडी भी रुधिर के प्लाज्मा में घुला हुआ प्रोटीन है और यह भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एंटीबॉडी ए, दूसरा होता है एंटीबॉडी बी। और दोनों एंटीबॉडी ए और बी के लिए अंग्रेजी के स्मॉल अक्षर ए तथा बी का प्रयोग करते हैं। खोजों के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने यह बताया कि जो लाल रुधिर कणिकाओं पर पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर मनुष्य के रक्त वर्ग को 4 भागों में बांटा जा सकता है। रक्त वर्ग किस आधार पर बनाए गए? WBC की जीव कला पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर रक्त वर्ग का निर्धारण किया गया। और किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने। और इन्होंने 4 वर्ग बताए। पहला था ए, दूसरा बी, तीसरा AB और चौथा O। किस रक्त वर्ग की क्या विशेषता होती है और कौन सा एंटीबॉडी उस एंटीजन के साथ पाया जाता है, यह इस तालिका में दिया गया है, ध्यान से समझें। पहला है, अगर किसी का, मनुष्य का किसी रुधिर वर्ग A है तो इसका मतलब है उसमें कौन सा एंटीजन है? उसकी RBC की जीव कला पर A एंटीजन है। और तब एंटीजन A हुआ तो वहाँ पे एंटीबॉडी क्या रहेगा? B रहेगा। हमेशा एंटीबॉडी एंटीजन के विपरीत रहता है। हमारे शरीर में, आपके शरीर में उदाहरण के लिए, अगर एंटीजन A है तो एंटीबॉडी कौन सा रहेगा? B रहेगा। दूसरा व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप B है, तो इसका मतलब इसका एंटीजन क्या है? इसमें एंटीजन B रहेगा। और फिर एंटीबॉडी इसके विपरीत रहेगा कि A रहेगा। अगर एंटीजन A तो एंटीबॉडी B, एंटीजन B तो एंटीबॉडी A। 2 रक्त वर्ग हो गए। तीसरे तरह का रक्त वर्ग उन्होंने, लैंडस्टीनर ने बताया कि AB, किसी व्यक्ति की RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर दोनों एंटीजन जुड़े रहते हैं। A भी पाया जाता है और B भी पाया जाता है। दोनों तरह के एंटीजन उसकी जीव कला पर पाए जाते हैं। तो एंटीजन कौन कौन से हो गए? A और B। तो उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगा। इस तरह के रक्त वर्ग में कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगा। ठीक। जहाँ दोनों एंटीजन रहेंगे वहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगा। चौथा वर्ग समूह जो है वह O कहा गया। O का मतलब ना तो A ना तो B, इसको 0 भी कह सकते हैं, O भी कह सकते हैं। कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं है, इसलिए इसे हम O रक्त वर्ग के नाम से जानते हैं। और इसमें कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए दोनों एंटीबॉडीज़ A और B एक साथ उपस्थित रहते हैं। तो यह चीज़ समझ में आ गई कि कैसे रक्त वर्ग का निर्धारण किया जाता है और किस रक्त वर्ग में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है। रुधिर के थक्के के समान जमना तभी होता है जब, मतलब यह जान लें रुधिर जमता कब है? तभी जमता है जब कोई प्रतिजन A प्रतिरक्षी A के साथ साथ मिल जाए। प्रतिजन भी A हो और प्रतिरक्षी भी A हो, दोनों समान हो जाएंगे तो रुधिर का थक्का बन जाएगा।
चाहे एंटीजन बी, एंटीबॉडी बी के साथ मिल जाएगा तब भी थक्का बन जाएगा। और यह थक्का जो हमारी नलियां हैं रक्त जिनमें बहता है उनमें जम जाएगा और रक्त बहना अवरुद्ध हो जाएगा, जिसके कारण जो रक्त लेने वाला मनुष्य है, रक्तग्राही है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। महत्व क्या है रुधिर वर्ग का? रुधिर वर्ग की जानकारी से रक्तदान जैसा महत्वपूर्ण कार्य समाज के लिए वरदान साबित हो गया है। इसमें आपको तथा ज़रूरतमंद बीमार को रक्तदाताओं तथा रक्त बैंकों से भी रक्त मिल जाता है और रुधिर वर्गों की जानकारी से इसकी चिकित्सा में सहायता मिलती है। तो यह थी आज की क्लास, जिसमें हमने यह देखा कि रुधिर का प्लाज्मा क्या होता है, कैसे जमता है, इसके लाभ क्या हैं। फिर हमने दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा कि रुधिर वर्ग क्या होते हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। और इस कैसे रुधिर वर्ग का निर्धारण होता है, लैंडस्टीनर ने कैसे रुधिर वर्ग का निर्धारण किया था, किस रुधिर वर्ग में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, ये चार सारी चीज़ें हमने काफ़ी विस्तारपूर्वक पढ़ ली। यह थी आज की क्लास और इस क्लास के साथ हम समझते हैं कि आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक जानकारी मिली होगी। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ ऐसी है जो आप समझ नहीं पाए हैं, कहीं कन्फ्यूजन बन रहा है, तो आप हमसे कमेंट करके, मैसेज करके, फ़ोन करके उसको क्लियर कर लें। बाकी हम आपसे फिर से मिलेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक आप घर पे रहें, पढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएं।